जय हिंद। क्लास स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन, और जो पहला क्लास है वो पॉलिटी का है। ठीक, तो इस समय हम जो इस स्मार्ट बोर्ड से पहले जब हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हम भाग जो है भाग 15 तक पढ़ाए थे। भाग 15 तक, ठीक है। भाग 15 में क्या है कि इसमें है आपका निर्वाचन। ठीक है, 324 से लेके 329 तक हम यहां तक पढ़ाए हैं। ये पूरा निर्वाचन पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, जब निर्वाचन हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो हम आप लोगों को बताए थे कि विधानसभा का चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव, चाहे राज्यसभा का चुनाव, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, ये बताए थे हम। फिर इसमें ये बताए थे कि कौन क्या है इनके लिए नियम और कानून। जो आरपीए है 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950, और आरपीए 1951। ठीक है, एक में जो चुनाव लड़ रहा है उनकी क्या योग्यता है, कैसी है, कैसे वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो है। एक में किस आधार पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्या क्या गलत काम कर देंगे जिससे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जैसे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। पहले तो उनको गुजरात के एक अधीनस्थ न्यायालय ने सजा सुनाया। गुजरात के अधीनस्थ न्यायालय ने उनको 2 साल का फैसला सुनाया। और हमारे यहाँ नियम है कि अगर आप के ऊपर 2 साल से ज्यादा का अगर आपको सजा हो जाती है, वो चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी अगर 2 साल से अधिक का सजा, ठीक है, अधिकतम सजा अगर 2 साल से थोड़ा भी कम हुआ, अब 2 साल में 24 महीने टोटल है, ठीक है, अगर ये 23 महीने भी हुआ, अगर 23 महीने भी आपको सजा दी गई, तो आपको डेफिनेशन का केस नहीं लगेगा। ठीक है, तब आप पे डेफिनेशन का केस नहीं लगेगा। तो जो निर्वाचन था उसमें हम आपको यही पढ़ाए थे कि निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन चुनाव लड़ता है, निर्वाचन आयोग क्या है, निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया क्या है, कैसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होते हैं, पहले निर्वाचन आयुक्तों की संख्या 1 क्यों थी, फिर 3 क्यों किया गया, फिर उसको 1 कर दिया गया, फिर वर्तमान में 3 है। ठीक है, तो क्या कैसे कैसे हुआ, ये सब हम किसमें पढ़ाए हैं, भाग 15 में, जो 324 से लेके 329 तक है। ठीक है, अब देखिए, भाग जो 15 है, भाग 15, ठीक है, इसने दिया है भाग 15 324 दिया है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आप आर्टिकल वाइज आप जानना चाहते हैं, ठीक है, और यहां पे दिया है आर्टिकल 325 कि धर्म, मूल, वंश, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा। ठीक है, और भाग जो 15 है निर्वाचन, इसमें अभी बताया आपको कि ये 324 से लेके 329 तक है।
ठीक है। आर्टिकल जो 324 है, इसमें यह पहले करा कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अधीक्षण मतलब देखभाल, निर्देशन मतलब उसको निर्देश देना है, नियंत्रण कैसे उस पर काबू करेंगे आप, ठीक है। काम निर्वाचन आयोग में निहित होना, ठीक है। आपसे वो इस तरीके से आर्टिकल वाइज पूछेगा, और ये सिर्फ 324 जो आर्टिकल है, सिर्फ आपको लग रहा है कि सिंगल आर्टिकल है, ठीक है। आपको लग रहा है कि सिर्फ सिंगल आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल में ये जो सिर्फ 324 है, इसके लिए हमने 3 से 4 दिन लिया सिर्फ इसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। हमने 3 से 4 दिन लिया इसको पढ़ाने के लिए। अब उसके बाद फिर आरपीए बताए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट ऑफ 1951, ठीक, ये बताए, ठीक है। फिर कैसे लोगों को पार्टियां निर्धारित होती है, राष्ट्रीय पार्टियां, ठीक है, कैसे राष्ट्रीय पार्टियां निर्धारित होती हैं ये बताए, चुनाव कैसे लड़ना है ये बताए, ठीक है। हम सब कुछ बता दिए थे। हमको आना था भाग 16 पे, ठीक है। उसमें कुछ यहां पे देखिए, जैसे हम कहे थे कि हम आर्टिकल वाइज पढ़ा तो नहीं रहे हैं, पूरा हम आर्टिकल तो पढ़ा नहीं रहे थे, हम बस नॉर्मली आपको जो यहां से 324 से था इसका बताए थे, इसमें जितना भाग आया था हम सब बताए थे, ठीक है। एक चीज आप और जान लीजिए, इसमें यहां पे देखने के बाद जैसे क्या होता है, कोई भी चीजें हर समय हर व्यक्ति के दिमाग में नहीं रहती है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा हमको देखने के बाद ये पता चला है कि ये तो 325 है, आर्टिकल 325 अनुच्छेद, इसे आर्टिकल 325 जो है, ये आर्टिकल 325 आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को आप धर्म के आधार पे, वो यहां पैदा है कि नहीं उसके आधार पे, जाति के आधार पे, वो महिला है पुरुष है, दिया ना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पे किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, ठीक है। जैसे आर्टिकल 325 से कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसकी जाति या लिंग के आधार पे उसको निर्वाचन की नामावली में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है, वो कौन सा अनुच्छेद है। या फिर आपसे कहेगा कि किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा, दो चीजें हैं, एक तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं कि वो अपात्र है इस आधार पे कि वो किसी दूसरे धर्म का है, जैसे हम हिंदू हैं, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई पारसी है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि वो सिख है, जैसे आज के समय में, आज के वर्तमान समय में हमने पूरी तरीके से अपने आप को हिंदुत्व की तरफ झोंक दिया है, ठीक है, हमने अपने आप को पूरी तरीके से हिंदुत्व की तरफ झोंका है, जबकि हमारा संविधान डायरेक्टली कहता है कि जो हमारा देश है, ठीक है, वह एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, ठीक है, हम सभी धर्मों को मान्यता देते हैं, ठीक है, इसीलिए तो हमने धर्मनिरपेक्ष को अपनाया सॉरी, इसीलिए हमने धर्म निरपेक्ष को अपनाया, ठीक है, हमने धर्म निरपेक्ष को अपनाया। धर्म निरपेक्ष एक था और हम आपको बताए थे पंथ निरपेक्ष है, ठीक है, एक धर्म निरपेक्ष है, एक पंथ निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि जो सरकार है वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगी, ठीक है। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि सरकारें, जो सरकार है वहां की, वो सरकार आप जिस भी धर्म के हो, चाहे आप हिंदू हो, आप चाहे मुस्लिम हो, आप चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, किसी भी धर्म से हो, आपको सभी धर्म को मानने की सरकार अनुमति देगी। लेकिन ये जो धर्म निरपेक्ष है ये सरकार के लिए लागू होता है,
ये चीजें सरकार के लिए, सरकार धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन आज तक जितने भी लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, या तो इसको बता देंगे या तो सिर्फ इसको बता देंगे। ये समझाने की कोशिश करी कि ये चीज सरकार के लिए लागू होता है, जो धर्मनिरपेक्ष है। जो धर्मनिरपेक्ष आप देख रहे हैं, ये सरकार के लिए है। सरकार को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। सरकार अगर धर्मनिरपेक्ष रहेगी तो सही रहेगा। ये पंथ निरपेक्ष तो हर व्यक्ति के लिए है ना, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, वो सिख हो सकता है, पारसी, जैन, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, किसी भी धर्म का हो सकता है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि इन आधारों पे आप किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में, हमने ये पढ़ाया है कि निर्वाचन नामावली कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग, जिसके लिए हमने बताया था कि सबसे निचले स्तर पे एक होती है BLO। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, बताया था आप लोग भोजपुरी भाषा में कि ये गांव में आएगी तो सबको बुलाएगी, जैसे हम लोग के गांव की बात। तो जो BLO रहेगी गांव की रहेगी ना, तो कहेगी ना आवा हो लोग नापन तरी सा निर्वाचन में नाम डलवाला। अभी वर्तमान में हाल ही में आप सोचे कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है। ठीक है, अभी 2024 के लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ठीक है, 2024 के लोकसभा का चुनाव है। अब निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है कि सबका नाम शामिल कर रहा है निर्वाचक नामावली में। इस निर्वाचक नामावली में सबका नाम वो क्या कर रहा है? निर्वाचक नामावली में वो नाम शामिल कर रहा है सबका। अच्छा, किनका शामिल करना मैं भी बताया है कि पहले जो उम्र 21 वर्ष थी उसको 61वें संविधान संशोधन द्वारा कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया इसको। ठीक है, 21 वर्ष से पहले अब 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अब क्या है, अब हम 18 वर्ष के हो गए। आप सोचिए कि जो व्यक्ति 2019 में, या जो लड़का 2019 में 17 साल का रहा होगा, ठीक है, जो लड़का 17 साल का रहा होगा, अब वो 2024 के चुनाव में वो तो लगभग 22 साल का हो गया कि नहीं? यानी ये जो निर्वाचक नामावली है, ये निर्वाचक नामावली में उसका नाम शामिल करना होगा कि नहीं? अब इस निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करना होगा तो ये नाम शामिल करते समय आप बिल्कुल भी इन सभी चीजों का पालन नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति धर्म से किसी दूसरे धर्म से है तो हम उसको शामिल न करें। उसका पहले कहां जन्म हुआ था, फिर कहां चला गया, फिर कहां से कहां आ गया। ठीक है, जैसे आप लोग नाम सुने हैं अक्षय कुमार। खैर, मोदी जी से आम के बारे में ज्यादा अच्छा पूछते रहते हैं। ठीक है, कि आम कैसे खाया जाता है। आज तक अक्षय कुमार जी मोदी जी का एक बार इंटरव्यू ले रहे थे 2020 वगैरह में, ऐसा ही कोई ईयर था कि उनका इंटरव्यू ले रहे थे। ये मुझसे पूछ रहे थे कि आप आम कैसे खाते हैं। सोचिए, एक बार भी अक्षय कुमार नहीं पूछ रहे हैं कि ये बताइए देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। ये नहीं पूछ रहे हैं आम कैसे खाते हैं मोदी जी घर में कैसे रहते हैं, ये सब पूछिए। अक्षय कुमार, हाल ही में हम लोग सुनेंगे कि अक्षय कुमार की नागरिकता पहले कनाडा की हो गई थी। ठीक है, उनकी नागरिकता जो थी कनाडा की थी, लेकिन 2023 में वो फिर भारतीय हो गए हैं। ठीक है, 2023 में वो फिर भारतीय हो गए हैं। अब क्या करेंगे? अब ये जो मूल वंश है, अच्छा, ये जो कनाडा से, भारत से पहले ये कनाडा गए कूद के, ठीक है, फिर कनाडा से कूद के भारत आ गए, तो इनके मूल वंश में परिवर्तन होगा कि नहीं? अब मान के चलिए इन्हीं का लड़का, अक्षय कुमार का कोई लड़का हो, ठीक है, अक्षय कुमार का लड़का, अब अक्षय कुमार तो ले लिए कनाडा की नागरिकता, फिलहाल वो भारत के हैं, लेकिन मान के चलिए कि वो कनाडा की नागरिकता ले लिए। ठीक है, अब कनाडा की नागरिकता ले लिए, इनके जो बच्चे हैं, अभी तो खैर इनके बच्चे तो बड़े बड़े हो गए हैं, आप भी मान के चलिए कि छोटे रहते, जैसे प्रियंका चोपड़ा है। ठीक, समझ लीजिए, प्रियंका जो चोपड़ा है, इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं पीसी।
ठीक है। प्रियंका चोपड़ा है, इनकी एक बच्ची हुई है, ठीक है, शायद बच्ची ही है, हमको पूरा ध्यान नहीं है। इनको छोड़िए, सानिया मिर्जा को ले लीजिए। खैर इनका तो तलाक हो गया, इनको हमारे भारत में कोई मिला ही नहीं था, ये इनका तलाक हो गया। शोएब मलिक इनके पति हैं, ठीक है, शोएब मलिक इनके पति हैं, ठीक है, ये इनसे इनका तलाक हो गया, ठीक है, इनका तलाक हो गया। अब इनके जो बच्चे हैं, इनका जो बच्चा है, अब इसकी माँ भारत की है, इसकी माँ भारत की है, तो उनको मना कर देता हूं। इनकी जो माँ है, ये जो सानिया मिर्जा है, इनका जो बच्चा है वो भारत का है, सॉरी पाकिस्तान में है, चाहे भारत पैदा होगा। लेकिन अगर सानिया मिर्जा का बच्चा 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद अगर वो चाहेगा कि हम भारत में आ जाए, ठीक है, और वो पैदा हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है, तो हम आपको जब नागरिकता पढ़ा रहे थे तो नागरिकता की कई ठो टाइप बताए थे आपको कि कैसे कैसे नागरिकता हम लेते हैं, कैसे कैसे नागरिकता हमारे यहाँ आती है, कैसे कैसे हमारे यहाँ से नागरिकता चली जाती है, ठीक है। तो ये जो मूल वंश है, आप इस आधार पर सानिया मिर्जा के बच्चे को, सानिया मिर्जा जो है, आप इसके बच्चे को आप ऐसा थोड़ा करेंगे कि इसको हम बाहर निकाल दें। सानिया मिर्जा के बच्चे को भारत की नागरिकता, वो देखिए हमारे यहाँ आप एक राजनीतिक अधिकार के तौर पे 18 वर्ष के बाद ही आप राजनीतिक अधिकार आपको मिलेगा, लेकिन आप जन्म से चाहें तो मूल अधिकार ले सकते हैं, ठीक है, जन्म से मूल अधिकार आप ले सकते हैं, ठीक। तो हमें अगर उनको शामिल करना होगा, सानिया मिर्जा के बच्चे को इस आधार पर अगर उसको हमको शामिल करना होगा मूल वंश के आधार पे, ठीक है, और कोई विरोध कर दे कि नहीं ये सानिया मिर्जा का जो बच्चा है ये पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का था, ठीक है, हम बार बार कहें तो इस आधार पे हम नहीं कह सकते हैं कि मूल वंश तो उसका पाकिस्तान था, वो भले ही नागरिकता यहाँ के ले लिया। जैसे अदनान सानी, अदनान सानी को जानते हैं, पाकिस्तान के बहुत मशहूर सिंगर थे, भारत में रहते थे, ठीक है, भारत में आके जब रहने लगे तो 10, हम आपको पढ़ाए हैं कि पहले जो 10 वर्ष था कि भारत में रह जाएंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। खैर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में, सरकार लाई थी एनआरसी और सीएए, हमको बहुत हंसी आता है, 5 साल हो गया, 5 साल हो गया, सरकार न सीएए को लागू कर पाई न एनआरसी को लागू कर पाई, ठीक है, कभी लागू नहीं करे। फिर सरकार इसी में बवाल उठा रही है कि ना 2024 से पहले, चुनाव से पहले हम एनआरसी और सीएए को लागू करेंगे, तब तक असदुद्दीन वैसे उठेगा उधर हैदराबाद से, पता नहीं उसको क्या लगता है, वो बोलता है कि हमको 1 घंटे के लिए छुट्टा छोड़ दीजिए, हम दिखा देंगे हमारी औकात क्या है। मतलब सोचिए कि एक संवैधानिक तंत्र में होके और एक सांसद होके आप इस तरीके की बात करते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आप लोग हमको समझना चाहिए किस तरीके से लोग बोलते हैं, ठीक है। खैर सोचिए, अब एनआरसी ला रहे हैं, अब नागरिकता ये सानिया मिर्जा है, ठीक है, अब इसका जो बच्चा है, अब इस आधार पर आप नहीं कहेंगे कि नहीं वो भारत का नहीं है, उसने नागरिकता ले लिया तो वो भारत का होगा। अब अभी एनआरसी और सीए में क्या हो रहा है कि आप 6 वर्ष, जैसे ये लोग कह रहे थे कि 2014 से पहले जो भारत में आया होगा, ठीक है, वो भारत का नागरिक माना जाएगा, यही है सीए और एनआरसी में, ठीक है। खरे लोग बोल रहे हैं कि एनआरसी नहीं है, सिर्फ सीए है, ठीक है। तो अब ये लोग बोल रहे हैं 6 साल, कि 6 साल में अगर आप शामिल हो जाएंगे, इस 2014 से पहले अगर भारत में आए होंगे तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। आप सोचिए कि जो लोग रोहिंग्या होंगे, जिसके लिए हमने डिटेंशन सेंटर बनाया है, जिसके लिए हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, सोचिए उनके 2019 में जब लोग बांग्लादेश से भाग के भारत में प्रवेश कर रहे थे, चाहे असम में, ठीक है, चाहे इधर उड़ीसा साइड, चाहे बांग्लादेश में, ये लोग पलायन करके आ रहे थे, तब सरकार बिल्कुल नहीं देखी, सरकार एकदम ध्यान ही नहीं दी कि हमारे यहां आ रहे हैं। 2019 से पहले की बात है, जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ सरकार बिल्कुल ध्यान देने लगी, डिटेंशन सेंटर इनके लिए बनेगा। और आप लोग अच्छी तरीके से देखे होंगे 2020 के समय में दिल्ली में जितने भी लोग रोडों पर रह रहे थे उनको जेसीबी से हटवाया जा रहा था, उसको जेसीबी से हटवाया जा रहा था, ठीक है। तो हम इतना जो विस्तार में बता रहे हैं इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हमारा मन है, हम इसलिए बता रहे हैं कि ये जो मूल वंश है इसको ध्यान रखिए, ये एसएससी पूछ देगा खाली क्वेश्चन कि इस आधार पे कहां योग्यता नहीं है, चाहे योग्यता है,
आपको ये नहीं लिखना है ना, आपको ये लिखना है कि ये योग्यता है तो क्यों है, ये योग्यता नहीं है तो क्यों नहीं है। आपको ये लिखना है, आपके अंदर ये समझदारी होनी चाहिए। हम इसीलिए इतना कनेक्ट करके पढ़ाते हैं कि देखिए थोड़ा, क्योंकि जिस आप प्रीलिम्स में आएगा नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन जिस दिन ये मेंस में लिखने के लिए आ जाएगा, जिस दिन इंटरव्यू में आ जाएगा, पूछ देगा आपसे, तो करेंगे क्या आप? ठीक है, तो आप वो सानिया मिर्जा हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अक्षय कुमार ही क्यों ना रहे, अक्षय कुमार भारतीय हो गए, ये लोग, इनको हम इस आधार पर मना नहीं करेंगे कि इनके बच्चे भारत के नहीं है, या कोई अमेरिका का व्यक्ति जो भारत में आके नागरिकता ले लिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस मूल वंश के आधार पर वो व्यक्ति अमेरिका का, इसलिए हम उसको नहीं देंगे कि वो वोटिंग नहीं कर सकता या इस निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं कहेंगे। जैसे आप लोग अच्छी तरह आप लोगों को पढ़ाए हैं कि जब अमेरिका में यूएसए इसको बोल देते हैं, यूएसए, जो यूएसए है, ठीक, यूएसए में आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते अगर वहां के आप नागरिक नहीं है तो। आप अगर वहां के नागरिक नहीं है तो वहां के आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग बोलेंगे वो कौन इस समय, कमला हैरिस, कमला हैरिस का नाम सुने हैं, वहां की जो उपराष्ट्रपति है। आप लोग ये भी याद नहीं रखते, बताइए, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। यूएसए की राष्ट्रपति है कमला हैरिस। कमला हैरिस, कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की है, वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनका जन्म खुद पर्टिकुलरली यूएसए में हुआ है, इसलिए वो चाहे तो वहां के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अक्षय कुमार जैसे कनाडा की नागरिकता ले लिए, अगर वही अक्षय कुमार चाहते यूएसए की नागरिकता ले लेते तो कभी भी वहां के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अमेरिका का कोई भी व्यक्ति आया, ठीक है, अमेरिका का कोई भी व्यक्ति आएगा, अगर हमारे यहाँ उसने नागरिकता ले लिया, बहुत हम विस्तार में पढ़ाए हैं, बहुत समझा के पढ़ाए कि देखिए नागरिकता लेने से क्या क्या फायदा हमारे यहाँ हो रहा है और नागरिकता देने से क्या क्या नुकसान हो रहा है। जैसे पाकिस्तान का कोई आतंकवादी चाहेगा, सोचिए, दिमाग लगाइए, हम किसी भी 12 से 15 साल के बच्चे को, ठीक है, 12 से 15 साल के बच्चे को हम चाहें 15 से, देखिए आज का ऐसा सिस्टम है कि 15 से 16 साल का जो लड़का है वो इतना एक्टिव है, वो इतना एक्टिव है कि वो आपके दिमाग को चाहे तो पढ़ सकता है। 15 से 16 साल लड़के, उनको माइंड वॉश कर दिया जा रहा है। आप चाहे तो पाकिस्तान का कोई बच्चा यहाँ की नागरिकता लेने के लिए लगभग 10 साल रह जाएगा, ठीक है, 25 साल। और आप लोग जानते हैं अच्छी तरह के, जब आर्टिकल 370 हटा है, देखिए ध्यान रखिए, कभी भी जोश में आके या जहां पर लोग बक 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 करते हैं, ऐसा कभी मत कहिए कि आर्टिकल 370 हट गया है, ठीक है, ये हटा ही नहीं है। अगर ये हट जाएगा तो जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का भाग नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल जो 370 है, अगर ये हट जाएगा तो भारत का भाग नहीं, थी। यह तो कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत का भाग होंगी, आर्टिकल 370 के तहत। इसके तहत कुछ उपबंध दिए गए हैं। आप लोग अमित शाह का जब भाषण सुनते हैं, लोकसभा में बोलते हैं, इसीलिए कहा था कि संसद टीवी देखिए। संसद टीवी आप जब देखेंगे तो संसद टीवी में जो भी विधेयक पारित होता है, जैसे अभी तो खैर ये चल रहा है, अभी आगे आएगा SC ST के लिए जो आरक्षण है, ठीक है, वो आएगा तो उसमें बताएंगे। कोई भी जैसे नियम कानून पारित होता है, कोई भी जब कोई भी नियम कानून पारित होता है, तो जो जैसे मान के चलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कोई विधेयक पारित हुआ, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, अभी आप लोगों ने सुना होगा शिक्षा मंत्रालय ने यह कर दिया कि 16 साल से कम के बच्चे को आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में शामिल नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम आया है। तो आप सिर्फ इतना ही सुने, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या बोले हैं उस पर, आप उसको देखने के लिए संसद टीवी पे जाइए। तो अमित शाह जब ऐसे बयान देंगे, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी बयान देता है, तो पर्टिकुलरली वो बोलता है कि देखिए हमको इसमें करना है, ठीक है, वो बोलते हैं लोग कि हमको ये करना है, ठीक है। तो अब जो धारा 370 थी वो बोल रहे थे कि हम आर्टिकल 370 के तहत जो उसमें कुछ विशेष उपबंध है वो उससे हटाए जाएंगे, ना कि आर्टिकल 370 हटाया जाएगा। उससे संबंधित कुछ उपबंध हैं उनको हटाया जाएगा, जो उपबंध पाकिस्तान के लागू होते थे, ठीक है, वो उपबंध थे उनको हटाया गया, ना कि आर्टिकल 370। तो अभी हम आप लोगों को कल ही बता रहे थे कि एक मोटा सा लड़का है, वो इंस्टाग्राम की रील है, उससे पूछा जाता है, कहता है कि
अगर मोदी जी काम नहीं आएंगे, जहां मोदी जी काम नहीं करेंगे वहां योगी जी काम करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 200 सीटें। न्यूज 24 का वो एंकर है, ठीक है। न्यूज 24 का वो एंकर है, ठीक है। न्यूज 24 का एंकर उससे पूछता है तो वो कहता है कि जहां मोदी जी काम नहीं आएंगे वहां योगी जी काम करेंगे, ठीक है। उससे पूछा था कि बताइए कि यहां सीट कितनी है लोकसभा की। कहता है 200 प्लस सीटें आएंगे। ये अंधभक्ति है कि नहीं? हम ऐसा थोड़ा कह रहे हैं, हमें थोड़ा कुछ करना है ऐसा। आप जब बोल रहे हैं तो कम से कम इस पे ध्यान दीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। जहां पे 80 सीटें हैं आप वहां पे 200 प्लस ला देंगे सीट, मतलब आप उन्हें घर का बना लिए हैं। तो ऐसे ऐसे जो लोग बोलते हैं आर्टिकल 370 हटा दी सरकार, ठीक है, तो ऐसा कभी मत बोलिएगा। आर्टिकल जिस दिन 370 हटा देगी उस दिन जम्मू कश्मीर भारत का भाग रह ही नहीं जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है उस आर्टिकल का, ठीक है। तो कभी भी किसी से बहस करते समय या कुछ ऐसा करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे आप खुद बाद में पछतावा हो कि नहीं, जिसे पढ़ेंगे ही तो आपको खुद में पछतावा हो कि नहीं कहा बोल दिया है, ठीक है। तो जब अमित शाह बोले तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के तहत जो विशेष उपबंध है वही हटाएंगे हैं, न कि आर्टिकल 370, ठीक है। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो लोग शामिल होते हैं आप उनका जो आधार है, ठीक है, उनका जो आधार है, ये आधार न तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप उनको इस आधार पे शामिल करेंगे, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कोई देशद्रोह का काम कर दिया, जैसे आप लोग नाम सुनते हैं कन्हैया कुमार का, देखिए यही एक बंदा है, यही एक बंदा है जो ज्यादा चर्चा में रहता है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल आदमी है, ठीक है। चर्चा में तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसको बार बार लोग कहते हैं कि इसके जो चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे इसको वोट देने का अधिकार इसका छीन लिया जाए, इसने देशद्रोह का काम किया। तो वो बार बार बोलता है कि मेरे खिलाफ जो चार्जशीट है 60 दिन के अंदर दायर होती है, चार्जशीट आपने दायर क्यों नहीं किया? अगर आप इतने ही जानकार थे, आप लोग को पता था कि हमने देशद्रोह का काम किया था, हमने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो आप लोग चार्जशीट दायर कर दीजिए, ठीक है। तो उस प्रकार के भी व्यक्ति हैं जिनकी आप वोट देने की अधिकार छीन सकते हैं या भारत से उसकी नागरिकता छीन सकते हैं। जब आप भारत के नागरिक ही नहीं रहेंगे तो आपके पास वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि वो व्यक्ति जो है किसी दूसरे धर्म का है या उसका मूल वंश दूसरा है या उसकी जाति कोई है। अब देखिए जाति तो ठीक है, यहां पे लिंग, ठीक है। अब यहां पे आती है महिला, पुरुष, ठीक है। एक होता है LGBTQ+, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, ठीक है। इतना बवाल उस पे उठा, इतना बवाल उठा, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना के सुरक्षित रख के रखी है। देखिए कब तक फैसला देती है। अभी बीच में फैसला तो दी थी, बीच में फैसला भी दी थी ना सुप्रीम कोर्ट इस पे, क्या इस पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया था कि हम इनको मान्यता देंगे ही नहीं, हम इनकी मान्यता नहीं देंगे, बोली थी ना सुप्रीम कोर्ट अभी, ठीक है। चल आगे क्या, यहाँ से अंडो कीजिए, नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, क्या कीजिए और कीजिए, हट गया होगा यहीं से। चलिए ठीक है, यहाँ से फिलअप प्रीवियस कीजिए, तो यहीं से हटा है, कुछ डिलीट हो गया होगा कुछ, ये वाला यहीं से डिलीट हो, 27 में था, ठीक है। चलिए जाना दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पे आपके पास ऐसी कोई पात्रता नहीं है जिसके आधार पर आप उसको शामिल कर सकते हैं। आपके पास ऐसी कोई भी पात्रता नहीं है जिस पात्रता के आधार पे आप उस व्यक्ति को उसकी निर्वाचक नामावली में शामिल करने से रोक सकते हैं, ठीक है। समझा रहा है जी, ठीक। अब देखिए इसमें 16 है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। देखिए फिर लिख रहा है 326, आर्टिकल 326 लिख रहा है कि लोकसभा और राज्य जो कि विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ठीक। अच्छा ये बताइए जो हम वयस्क मताधिकार बता रहे हैं, ठीक है, ये बताइए
ये जो 18 वर्ष किए हैं हम, ठीक है, आर्टिकल जो 326 है, ये हमने जो 18 वर्ष किया इसको, ये वयस्क मताधिकार को ही दर्शाता है कि नहीं? क्या हम जब निर्वाचन आयोग पढ़ा रहे थे तो क्या हम इस चीज को नहीं बताए थे? हमने क्यों कहा था कि हमारे जो 21 वर्ष है इसको 61वें संविधान संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया? हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 18 वर्ष का जो हो गया उसको वोट देने का अधिकार है। तो हम आर्टिकल उसमें नहीं बताए थे, लेकिन हम जब आपको पीडीएफ देते हैं तो ये सब आर्टिकल वहां लिख के देते हैं। आप देखिए, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अब ये पूछेगा अगर एसएससी में, तो ये पूछ देगा 326 के तहत, ठीक है, ये पूछ देगा 326 के तहत। बाकी आपको जब लिखना होगा तो फिर आपको विस्तार में लिखना है। हाँ, आपके लिए भी है, प्रीलिम्स के लिए 4 ऑप्शन दे देगा, इधर यहां दे देगा 300, देखिए इधर दे देगा 326, ठीक है, इधर सॉरी इधर दे देगा आर्टिकल, ठीक है, इधर आर्टिकल दे देगा, इधर उसका उपबंध जो उस आर्टिकल में उपबंध है वो दे देगा, ठीक है। अब इधर दे दिया 326, 328, 329, 324, ठीक, सॉरी 324, 29 नहीं 325 लिखते हैं, 325, ठीक है। अब ये जो 325 है, ठीक है, अब ये चारों दे दिया, चारों ऑप्शन 326, 328, 325, 324, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब वो जो पूछेगा, अब वो देखिए उसका क्या काम है, 326 है, ठीक है, 326 का इसके सामने लिख देगा, 328 का इसके सामने लिख देगा, जो 325 से भी पढ़ा रहा था धर्म मूल वंश जाति को, इसके सामने लिख देगा, 326 का जो है इसके सामने लिख देगा। अब आपको आर्टिकल मालूम है कि नहीं, ये यूपीएससी पूछता है, आप इस तरह मैचिंग कराएंगे। इसीलिए कभी कभी बोलता है कि आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। अगर आपको कुछ आर्टिकल याद नहीं है तो हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए। आप यूपीएससी के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, जब आप यूपीएससी के क्वेश्चन उठाएंगे तो इसी तरह होता है, ठीक है, बड़े बड़े होंगे क्वेश्चन, ठीक, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, बड़े, ये आर्टिकल छोटा सा आर्टिकल देगा, इधर यहाँ लिख देगा खूब बड़ा में। अगली बार 2023 में जब यूपीएससी का मई में एग्जाम था, ठीक है, 2023 में जब यूपीएससी का मई में एग्जाम था, उस समय रीजनिंग का जो क्वेश्चन था पूछा था, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा था, सोचिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों को समझ में ही नहीं आया, बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि वो क्वेश्चन कैसा है। सोचिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था वो। तो आपको जब आर्टिकल मालूम रहेंगे, आपको आर्टिकल याद रहेगा, तभी होगा वो। इसी के लिए लोग बोलते हैं 18 घंटे पढ़िए। किसी को सब थोड़ा लगा रहता है, किसी को सब नहीं लगा, आप 18 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, 18 घंटा पढ़ना होता है, तभी होगा। बिना पढ़े, ठीक, बिना पढ़े नहीं होगा ये। सोचिए इतना लर्न करना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है, इतना पढ़ना पड़ता है। 18 घंटे लोग देखिए, कभी कभी बोलते हैं लोग कि नहीं मजाक में पढ़ लीजिए हो जाएगा, ठीक है, तो मजाक न करके सीरियसली पढ़ा जाता है, तब जाके ये होगा। हमको माइक लेना पड़ेगा। किसी को कितना बना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। दुनिया अभी आप कुछ करने लग जाइए, अभी आप कुछ करिए, यही लोग हैं बुरा लगेगा। कुछ आप करके देख लीजिए, लोगों को सिर्फ अपना फायदा दिखता है। आप किसी के सामने कुछ भी कर लीजिए, उससे कह लीजिए, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं है कि कोई बंदा सामने वाला कुछ बोला है तो थोड़ा केयरफुल होकर रहे, लेकिन कोई समझदारी नाम की चीजें नहीं है, ठीक है। तो हमने आपको ये भाग 15 पूरा पढ़ा दिया था। ये 326 में क्या बोल रहा है, 326 में बोल रहा है, 326 बोल रहा है कि थोड़ा सा नए होने पर ही
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का अध्यक्ष मताधिकार पर होना। ठीक। 327 बोल रहा है कि विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपयोग करने की संसद की शक्ति। विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में सोचिए कि विधानमंडल में अगर कोई निर्वाचन संबंधित कार्य हो रहे हैं तो उसका उपबंध कौन करेगा? उसका उपबंध करेगी संसद। अब संसद में कौन लोग बैठते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों लोग बैठते हैं। ठीक है, तब जाके होता है ये। तो यानी ये साफ साफ कह रहा है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के लिए अगर निर्वाचन संबंधित कार्य करना होगा तो कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, ये कहां लिखा है? 327 में। 328 में लिखा है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। ठीक है, अब अपने यहां किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। यानी सोचिए कि जो राज्यों में चुनाव होते हैं उसका उपबंध कौन करता है? विधानमंडल करता है। जैसे स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का कौन करता है उपबंध? विधानमंडल, राज्य विधानमंडल करता है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल तो निर्वाचन आयोग में ही सब कुछ लिखा रहेगा ना। खैर हमने आपको पढ़ाया है, जब स्थानीय स्वशासन पढ़ा रहे थे हम लोग आपको, तो बताए थे कि राज्य निर्वाचन आयोग भी है, उसके लिए बनाया गया, वो सभी राज्यों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे एक मेन निर्वाचन आयोग है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ठीक, राज्यसभा के जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो राज्य में जो स्थानीय स्वशासन है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायती का हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का हो, किसी का भी चुनाव हो, कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। उसके पास किसमें शक्ति होगी? इसके तहत 327 में विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। ठीक है, ये जो है उस विधानमंडल के लिए कौन करेगा? संसद। 329 कह रहा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। क्या कह रहा है? 329 में कह रहा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। यानी अगर किसी भी व्यक्ति का, आप सोचिए कि जब राहुल गांधी की सदस्यता जा रही थी, ठीक है, राधा, ठीक है, राहुल गांधी की जब सदस्यता जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ये बोला था कि नहीं इनकी सदस्यता छीन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोला था कि इनकी सदस्यता छीन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का काम था कि फैसला सुनाया गया है। खैर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाया था, हाई कोर्ट, गुजरात के हाई कोर्ट और गुजरात के एक अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला सुनाया। खैर देखिए, जो लोग सत्ता में रहते हैं वो लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। ये इंदिरा गांधी की थी 75 में, 1975 में। वर्तमान समय में ये जो सरकार है, खैर ये भी कर ही रहे हैं, कौन सा ये नहीं कर रहे, ये भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब राहुल गांधी की सदस्यता जा रही थी, ठीक है, जब राहुल गांधी की सदस्यता जा रही थी तो ये जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय ये नहीं कहा कि इनकी सदस्यता छीनिए। न्यायालय ने सिर्फ ये कहा, गुजरात का जो अधीनस्थ न्यायालय था, जो गुजरात का अधीनस्थ न्यायालय था, जो गुजरात का अधीनस्थ न्यायालय था, उसने ये कहा कि हम इनको 2 साल की सजा सुनाते हैं। सिर्फ सिलेक्ट है 2 साल की हम उनको सजा सुनाते हैं, सिर्फ ये कहा था। बाकी उसने ये नहीं कहा था कि नहीं आप जो है उनकी सदस्यता छीन लीजिए। न्यायालय सिर्फ फैसला सुनाया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि किस चीज से निर्वाचन आयोग ने उनको मना किया है कि कोर्ट जो है किसकी सदस्यता नहीं छीन सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा मामला आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने मतलब जानबूझ के उसको हस्तक्षेप करना पड़ता है। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट गुजरात की अधीनस्थ न्यायालय, देखिए आप जब कभी भी एक बड़े पद पे हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े से अपने से जूनियर को देते हैं, फिर उससे जूनियर को। ठीक, तो अब ये जो बड़ा आदमी है,
ये सबसे ऊपर बैठा आदमी है, ठीक। इससे नीचे ये बैठा है, फिर इससे नीचे ये बैठा है, इससे नीचे ये बैठा है, ठीक। ये सबसे ऊपर बैठा है। इसने राहुल गांधी को फैसला सुनाया कि हम 2 साल की सजा सुनाते हैं राहुल गांधी को, ठीक। इसने राहुल गांधी को सजा सुना दिया। अब क्या हुआ कि ये फिर ये अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक। ये नीचे इनके बाद यहाँ पे आया मामला हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी कर दिया राहुल गांधी ने गलत किया है, इनको 2 साल की सजा जो अधीनस्थ न्यायालय सुनाई है वो सही है, ठीक है। जो अधीनस्थ न्यायालय फैसला सुना रही है वो क्या है, सही है, ठीक। लेकिन ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप राहुल गांधी को मर्डर करते देखे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज पूछा कि आप बताइए कि ऐसे चीजों में आप किस बेस पे अधिकतम सजा सुना दी आप उनको, आधार क्या है, हमको ये बताइए। कौन सा ऐसा रीजन है, क्या ऐसा कारण है कि आपने उनके अधिकतम सजा सुनाई है। यहां भी ये सब समझना बहुत जरूरी होता है। 2 साल से अधिकतम, यानी अगर उनको 2 साल की भी सजा रहती ना, 2 साल की भी, या 2 साल से थोड़ी सी अधिक, अगर अभी तो बताएं कि 2 साल से थोड़ा सा भी कम रहा, आपकी सजा नहीं जाती, आप जमानत लेके बाहर आ जाते। लेकिन 2 साल से जैसे ही ज्यादा जाएगा आपको जाना पड़ेगा, ठीक। तो जो सुप्रीम कोर्ट था इनसे पूछा कि भैया ये बताइए क्या आधार था, राहुल गांधी कभी मर्डर किए हैं, किस आधार पे आपने उनको जमानत योग्य नहीं समझा, आप हमको इसका जवाब दीजिए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यही पूछा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यही पूछा, और सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। ये कहा कि आप हमको इसका जवाब दीजिए। बाकी उसने ये नहीं कहा कि सदस्यता कैसे आपकी गई, सदस्यता कौन लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, कहे लिया, ये सब कोई मामला नहीं है। जैसे यहां तो ठीक है, अभी अभी आप लोग फिलहाल 1 से 1.5 साल पहले मुंबई, जिसे हम लोग महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, ठीक, वहां का आप लोग ऐसा परिदृश्य देखे होंगे कि सरकार ही पलट गई। अभी खैर नीतीश कुमार का देख लीजिए, नीतीश कुमार को देख लीजिए। नीतीश कुमार आरजेडी में थे, आरजेडी प्लस जेडीयू, ये इन लोगों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई। सबसे पहले ये जेडीयू बीजेपी में थे, ठीक है। खैर नीतीश कुमार तो बहुत ज्यादा रील बना दिए सब, इतना पलट गए, इतना बार 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए वो। सोचिए कि 9 बार, हमको लगता है भारत में पहले ही से मुख्यमंत्री होंगे जो 9 बार शपथ ले लिए, ऐसे पहले मुख्यमंत्री। पता नहीं जनता कैसे पसंद करती, हमको तो समझ में नहीं आता है। ऐसे लोगों को तो भगा देना चाहिए, निकाल के जूता मार के निकाल के भगा देना चाहिए। आप एक जगह नहीं रहना, किसी भी पार्टी के साथ रहिए, या खुद की पार्टी इतना बिल्डअप करिए ना। आप खुद की पार्टी बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो जो सुप्रीम कोर्ट था वो जो है फैसला इनको, मतलब ये नहीं कहा कि नहीं हम उनको रोकेंगे या उनको हम लोकसभा में नहीं बैठने देंगे या बैठने देंगे, ये उसमें फैसला नहीं सुनाया। और देखिए अभी हम महाराष्ट्र के बारे में बता रहे थे। महाराष्ट्र में हम आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे, जब निर्वाचन संबंधित ही मामला पढ़ा रहे थे, तो आप लोगों को हम बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं जाती, ठीक है। उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं जाती। उद्धव ठाकरे सबसे बड़ी गलती की है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते, फ्लोर टेस्ट होता, गिरती सरकार, कोई दिक्कत नहीं रहती। फ्लोर टेस्ट होते समय जिन व्यक्तियों ने उनके खिलाफ वोटिंग किया था उनके पार्टी का, अगर वो 2/3 बहुमत से बाहर नहीं रहते, आपको बताया कि आप कब कब पार्टी छोड़ के जाएंगे, जो बताए थे कि कब कब जाएंगे तो आपकी सदस्यता जा सकती है। अभी हम जब अनुसूची पढ़ाएंगे, अनुसूची 10, ठीक है, दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम हम जब पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हम इसमें बताएंगे फिर कैसे होगा, ठीक है। तो ये सब बताया जाएगा। तो जब महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाते गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए ये सब मामला विधानसभा का और उन लोगों का है, हम सिर्फ इस पे नॉर्मली फैसला कर सकते हैं। हाँ हो सकता है जो इनका चुनाव चिन्ह हो, चुनाव चिन्ह पे भी फैसला निर्वाचन आयोग ने ले लिया। एक लोग को मसाल दे दिया, एक लोग को तीर कमान दे दिया, ठीक है। जिनके पास ज्यादा उस पार्टी का बहुमत रहेगा वही लेके जाएगा।
खैर सोचिए कि हमारे भारत में से पहली बार हुआ कि एक पार्टी के जो संस्थापक थे उनके लड़के से किसी की पार्टी को छीन लिया गया। सोचिए कि कितना बड़ा थप्पड़ मार के एक बार शिंदे ने पार्टी को छीना है और ये लोग देखते रह गए। तो ये जो कोर्ट है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी कि आप सीट पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, आपके ऊपर क्या सजा है, क्या कार्रवाई है, कोर्ट सिर्फ उसको देखेगी। कोर्ट सिर्फ उसको देखेगी, वो ना कि हस्तक्षेप करेगी कि निर्वाचन कैसे कैसे नहीं है। ठीक है, ये था आर्टिकल 329 तक। 329 का निरसित कर दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं। निरसन का मतलब होता है समाप्त कर दिया गया है। ठीक, ये था आपका भाग 15। ठीक है, 324 से लेकर 329 तक ये भाग 15 था। अब स्टार्ट हो रहा है भाग 16। ठीक है, भाग 16 ये 330 से लेके 342 तक है, क्योंकि 343 में आपकी भाषा है। और ध्यान रखिए, बहुत क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। यूपी पुलिस में इस बार क्वेश्चन 2-3 आए थे इससे। जैसे आप जब हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते वक्त इसमें बताया जाता है कि हिंदी को कब राष्ट्र मतलब राजभाषा घोषित किया गया। जैसे हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं ना, 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ये जो है हमारे 343 के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये जो है 303 से लेकर 342 तक है। ठीक, आप भाग 16 कहता क्या है? ठीक है, भाग 16 इसमें सही दिख रहा है ना? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब सही दिख रहा होगा? ठीक है, अब देखिए भाग 16 है, ये आपका भाग 16 है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में खांसी को भी इसी समान है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, अब क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात क्यों कर रहा है? जैसे जब हमारे यहां संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक है, जब हमारे यहां संविधान का निर्माण हो रहा था तो गांधी जी और अंबेडकर जी, इन दोनों लोगों में जमती नहीं थी। ठीक है, इन दोनों में नहीं जमती थी। 30 जनवरी 1948 को मार दिया गया। गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को ही मारा ना, लेकिन ध्यान है 30 जनवरी सॉरी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, खैर कुछ लोग हैं भाई उनको बोलते हैं कि नहीं वो सही किए। क्या देखिए, वही लोग सही बोलते हैं जो अपने बाप, अब क्या ही बोले, कि जो अपने बाप के, जो उनके बाप है उनको बाप नहीं मानते, उनको भी गलत मानते, वो लोग गांधी जी को गलत बोलते हैं। ठीक है, वो गांधी वो व्यक्ति था जो सोचे कि ऐसा व्यक्तित्व कि अगर वो चाहता तो एक कोट और पैंट अच्छे से, कोट पैंट टाई पहन के वो वकालत कर सकता था व्यक्ति, लेकिन एक धोती और कुर्ते पे, धोती पे वो पूरा जीवन बिता दिया और लोग कहते हैं कि गांधी गलत थे। और आज हम लोगों की औकात ये नहीं है कि हम अपने प्रधान से ये कह दें कि ये काम आप गलत कर रहे हैं। और वो व्यक्ति उस समय 1930 में गोलमेज सम्मेलन में गया, लंदन गया, वो वहां के प्रधानमंत्री के मुंह पे तमाचा मार के आया, कहा ऐसे अगर आप गोलमेज सम्मेलन करेंगे तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तमाचा मार के वापस चला आया। और आज हम लोग अपने गांव के प्रधान जी को कुछ ना बोल पाते हैं, और वो व्यक्ति तमाचा मार के चला आया लंदन में, किस पे? एक धोती पे।
वहीं पे उनको कहा गया नंगा फकीर, वहीं पे कहा गया। सोचिए, इतने बड़े राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए महात्मा गांधी ने अपने धोती पे चले गए वहां पे, और हम लोग आज उसे गलत कहते हैं। और आज के लोग इतने बड़े बड़े, इतनी बड़ी गाड़ियों में, इतने बड़े हवाई जहाज में, इतनी महंगी गाड़ियों में लोग जाते हैं, सभी देश को घूमते हैं, इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, लोग बोलते हैं कि सही है। देखिए, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा उसको। हमारे कहने का जो तात्पर्य, हम अब जैसे क्या है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन का भाव रहता है, हम इस पार्टी के साथ हैं, ठीक है, तो कभी भी उस तौर पे मत देखिए। आप ये देखिए, हम एक बार एक न्यूज देख रहे थे, उसमें अंजना कश्यप से एक लड़का बोलता है कि आपके प्रधानमंत्री भारत के कैसे इकलौते प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा चमक धमक है, सबसे ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, तोहफे की सलामी में हर मिनट 4,000 कुछ रुपए खर्चा हो रहा है इनके ऊपर, ठीक है। ये ऐसी चीजें करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और ये बोल रहे थे उन आईएएस के बीच में बैठ के, ये लोग उनको बता रहे थे कि देखिए, हमारे देश के जो इनकम का पैसा आ रहा है वो चुनावी पार्टियों में खर्चा नहीं होना चाहिए। तो वो उस पर बयान दे रहे थे, तो वो लड़का उस पर बोला था। और फिर उसने बोला कि देखिए, सरकार हर समय नहीं रहती है। चेस को बोलते हैं लोग, चेस ना, उसको कुछ और बोलते हैं हिंदी में, शतरंज। शतरंज का खेल समाप्त होते में ही पता नहीं क्या क्या रहता है, उसको सभी एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। उस समय 1930 में चला गया लंदन बेचारा, हम लोग उसे गलत ठहरा देते हैं। हम लोग एक बार भी सोचते नहीं है। हाँ, आज गांधी जी के उस नोट पे जब चित्र छपा है, हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि कुछ लोग, जैसे हमें तो नहीं लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि वो बुरा है। अपने पिताजी का छपवा दीजिए अगर हिम्मत है तो। हम तो ये सोचते हैं कि जो गांधी जी का नोट छपा है, और जिनको ये लगता है कि गांधी जी का नोट गलत है, अगर उनकी औकात है इतनी तो अपने बाप का उस नोट पे छपवा दें। उनकी औकात ये भी नहीं है, सिर्फ बोलेंगे लोग, सिर्फ वो लोग बोलेंगे। ये माइंड मैप बन रहा है, इसको माइनस वहां पे जो बीच में दिया उसको लगा दीजिए, ठीक है। तो वो लोग गलत बोलते हैं, ठीक। तो उस समय उन लोगों में जमती नहीं थी। लेकिन हमें, जब हमारे यहाँ संविधान हमारा निर्माण हो रहा था, तो संविधान निर्माण करते समय हमें कुछ उपबंध करना था। आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि 1919-20 के समय नांगेली नाम की जो महिला थी, उसको स्तन कितना बड़ा है आपका, उस आधार पर हम टैक्स लेंगे। आपको स्तन ढक के नहीं चलना है, नहीं तो हम टैक्स लेंगे, ठीक है। सोचिए कि ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। जो भीमराव अंबेडकर हमारे देश का संविधान लिखने में इतना बड़ा योगदान दिए, इतना बड़ा योगदान दिए, उस व्यक्ति को पानी तक नहीं पीने दिया गया, उस व्यक्ति को स्कूल के बाहर बैठा के रखा गया। सोचिए कि जब संविधान निर्माण हो रहा था, तो जो व्यक्ति अच्छा, आप ही सोच लीजिए कि आज आप जिस गरीबी या जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, ठीक है, आप जिस गरीबी, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि हम अपनी परिस्थिति बदल लें? आप चाहेंगे ना? या आप जब रोडों पे चलते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये स्थिति बदलनी चाहिए? जरूर आपके दिमाग में आता होगा। तो भीमराव अंबेडकर को जिस व्यक्ति को पानी नहीं पीने दिया गया, जिस व्यक्ति को खिड़की से पढ़ने दिया गया, क्लास में बैठने नहीं दिया गया, सोचिए उस व्यक्ति के हाथ में किसी दिन कमान आ जाएगी तो व्यक्ति क्या सोचेगा। वो और गांधी जी में जब नहीं ज्यादा जमती थी, तो वो लोग, अंबेडकर जी कहते थे कि आप जो है हमें एक जगह दे दीजिए, पार्टिकुलरली एक निश्चित जगह दे दीजिए जहां से सिर्फ एससी का प्रतिनिधित्व हो और एसटी का प्रतिनिधित्व हो। ये मांग कर रहे थे भीमराव अंबेडकर जी। इस चीज की मांग भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे कि इसका जो प्रतिनिधित्व है, एक ऐसा पार्टिकुलर जगह दे दीजिए कि वहां से उसका प्रतिनिधित्व हो। बार बार गांधी जी को समझा रहे हैं कि देखिए अंबेडकर जी, हमारे देश में जो एससी और एसटी के लोग हैं वो पूरे देश में फैले हैं, आप सभी लोगों को बोल के इकट्ठा नहीं कर सकते हैं ना। किसी को कोई दक्षिण भारत पसंद है, तो किसी को पूर्वोत्तर भारत पसंद है, तो किसी को पूर्वोत्तर पसंद है, तो किसी को पश्चिम पसंद है, तो सबको तो आप एक जैसा कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो
उन्होंने उन लोगों ने तब ये भाग 16 जोड़ा और इसमें कहा कि एक विशेष उपबंध होगा। अब इस विशेष उपबंध में होगा क्या? जैसे भाग जो 16 है, भाग 16 ये कह रहा है, भाग 16 अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 330 से लेके 342 तक है। ठीक, अब आर्टिकल जो 330 है, आर्टिकल 330 ये कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, ठीक है, यानी आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण हो। सीटों का आरक्षण के उनका भी प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई चाहिए। तो आप देखते होंगे अपने गांव में, कभी भी ध्यान दीजिए, आप पर्टिकुलरली एक जगह ऐसा देखते होंगे जहां से सिर्फ एससी लड़ रहा है या तो एसटी लड़ रहा है, वहां से कोई अदर कास्ट नहीं लड़ेगा। जैसे ओबीसी, वहां पे जो है नहीं जाती सीट आता है हमेशा, ठीक है, वो सीट वही रहेगी। ठीक है, जो वो सीट है यहाँ पे दिया है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। यानी जैसे हमारी विधानसभा है 373 उत्तर प्रदेश में, अब जिनको देखना होगा 373 देख लेंगे। ठीक है, हमारी विधानसभा का नाम है 373 विधानसभा। ठीक, अब इस विधानसभा से या तो कोई एससी लड़ेगा या तो एसटी लड़ेगा। यहां से कभी ओबीसी नहीं लड़ सकता, यहां से कभी जनरल नहीं लड़ सकता, यहां से कभी सामान्य सीट आएगी नहीं। अच्छा सोचिए कि जब ओबीसी आई नहीं, लड़ ही नहीं सकता, जनरल लड़ ही नहीं सकता, तो फिर सामान्य कहां से आएगा? सामान्य में सभी लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 330 के तहत जब इन लोगों में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर में नहीं जम रहे थे, तो महात्मा गांधी ने समझाया कि एक काम करिए कि आप चाह रहे हैं कि पार्टिकुलर कोई स्थान हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ कुछ जगह है जैसे जहां ज्यादा लोग हैं। जैसे अब क्या है कि जो उस सीट से व्यक्ति लड़ रहा है, एससी एसटी वाली जो सीटें हैं वहां पे जो लड़ रहा है, क्या वो एससी वाला व्यक्ति चाहे एसटी वाला व्यक्ति, क्या उस ओबीसी वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, क्या वो जनरल वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए अच्छा, जहां पे सामान्य सीट आ गई, चाहे ओबीसी सीट आ गई, चाहे जनरल सीट आ गई, तो जो जनरल वाला व्यक्ति है, जहां से वो चुनाव लड़के जनरल वाला व्यक्ति जीता है, वहां से अगर कोई एससी और एसटी का व्यक्ति होगा तो क्या वो उसका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा? तो जरूरी था ये, नहीं तो इसी तरह मध्य प्रदेश में जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर, एसटी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया गया और कोई कुछ बोला तक नहीं, और जबरदस्ती उससे लिखवा लिया गया कि ये गलती से मेरे से हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया गया उस चीज को। सोचिए कि देश में ऐसे अभी भी अराजकता ऐसे चली रही है। ठीक है, आज भी ऐसी अराजकता चल रही है, लोगों पर पेशाब कर दिया जा रहा है। आज भी लोगों के खाना बनाए, जो लोग खाना बनाते हैं, लोग खाना नहीं खाते स्कूल में। हमको ये नहीं समझ में आता है यार, कितने अजीब हैं आप लोग। अपना बाथरूम साफ कराना रहता है तो एससी एसटी का व्यक्ति आएगा, कैसे बैठ जाते हो बाथरूम में तुम लोग यार? वो तो उसका छुआ हुआ है, कैसे बैठ जाते हो इन सभी चीजों का? ठीक है ना, तो ये सभी चीजों के लिए उन लोगों ने ऐसी बातों का काम किया कि नहीं, हमें चाहिए, हमें उन जगहों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। तो उन लोगों ने इस आर्टिकल को जोड़ा और कहा कि लोकसभा में, जो लोकसभा में है, लोकसभा में 2026 तक 2026 तक आप जो है 2026 तक इस चीज को आरक्षित करके रखेंगे। ठीक है, जिसमें एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें। ठीक है, 84 और 47 सीट। ठीक, ये 84 एससी के लिए है और ये 47 एसटी के लिए, यानी ये सीटें कंफर्म ही रहेंगी। ये 84 सीटें एससी रहेगी ही रहेगी,
ये 47 सीटें एसटी के लिए रहेगा ही रहेगा। यानी जहां पे जो जो निश्चित स्थान होंगे वहां से एसटी वाला लड़ेगा और एससी वाला लड़ेगा। यहां से न तो ओबीसी लड़ सकता है, न तो जनरल लड़ सकता है, न तो कोई सामान्य की सीट आ सकती है यहां से, इन दोनों में से। ठीक है, तो ये उपबंध किया गया आर्टिकल 330 के तहत कि आप जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण कर दीजिए। तो आपसे अगर पूछे तो किसके तहत है, तो 330 के तहत इस चीज का आरक्षण किया गया है। ठीक है, कितनी सीटें हैं एससी के लिए? 84। एसटी के लिए कितनी है? 47। ठीक है, ये चीजें पूछता है कि लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, तो बता दीजिए 84। एसटी के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई है? 47। इसको बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आर्टिकल 331 क्या कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में आंग्ल लोग होते क्या है? अच्छा, लोकसभा में कितने आंग्ल लोगों को चुना जाता है? 12 लोग मनोनीत करते हैं ना, 2। देखिए, जो 2 आंग्ल होते हैं, ठीक है, जो 2 आंग्ल होते हैं इनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये 2020 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया। 2020 से ये नहीं है। यानी हम भले आंग्ल, अब आंग्ल बताए आप लोगों की कौन होते हैं, ये चीज पता है कि जो लोग सिर्फ यूरोपीय कंट्री के होंगे, ये चीज हर बार बताते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो लोग यूरोपीय कंट्री के होंगे वही आंग्ल कहलाएंगे, बाकी कोई आंग्ल नहीं होगा। अब अमेरिका का कोई है, दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे दूसरे से एशिया के ऊपर वाला भाग का है, चाहे अफ्रीका का है, कहीं का भी हो, वो नहीं होगा। सिर्फ यूरोप के लोग ही आंग्ल इंडियन कहलाते हैं। उनको भी समाप्त कर दिया गया, उसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो जो ये कह रहा है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये 2 थे। ठीक है, इनकी संख्या 2 थी, खैर इनको अब समाप्त कर दिया गया है, अब ये लोग नहीं है। बीच में अभी 2020 में इनका डाटा आया था कि ये लोग 96 लोग हैं, सिर्फ ये लोग सिर्फ अब 96 है। ठीक है, 96 लोग बचे हैं। हाँ, बचे हैं। आप सोचिए ना कि 1950 से व्यवस्था लागू है। ठीक है, अब 1950 से आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो होगा 2000, सोचिए कि अब वो जो बंदा रहा होगा जो उस समय आंग्ल भारतीय समुदाय में शामिल हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसकी उम्र ज्यादा रही होगी। ठीक है, तो उसके भी तो बच्चे हुए होंगे, उस समय शादी हुई होगी, तो उनकी भी तो उम्र बढ़ती जा रही है। तो अब उनके बाद जैसे 1950 में, मान के चलिए 1950 में ही कोई व्यक्ति पैदा हुआ, ठीक, अब उस समय जो शादी होती थी लगभग 15 साल में, 16 साल में हो जाती थी। ठीक है, 20 से 22 साल के अंदर इनके पास एक आध 2 बाबू सब हो जाते थे। ठीक, अब 1950 से 1970 आया। हाँ, अब ये जो 1970 है ये तो भारत में पैदा हो गया ना। अब ये जो 1950 से 1970 मान लीजिए, ठीक, अब 1950 से कोई व्यक्ति पैदा हुआ था उस समय, 1970 में उसकी शादी हो गई मान के चलिए। ठीक, अब 1972-73 में मान के चलिए उसके पास बच्चे हुए। ठीक है, अब तो ये भारत के हो गए ना। अच्छा, ये कैसे भारत के हो गए? हमने नागरिकता पढ़ा था कि जो व्यक्ति भारत में पैदा होगा वो भारत का नागरिक होगा। ठीक, इसमें हमने कई बार संशोधन किया। ठीक है, तो अब ये 1970 में जो व्यक्ति था, ये 1950 वाला तो था आंग्ल वाला। ठीक है, जो 1950 में था ये तो आंग्ल में था, ये आंग्ल में था, लेकिन इसका जो बचौआ हुआ 1970 में, ठीक है, या 1972-73 जो इसका बचौआ हुआ, अब तो ये भारत का नागरिक हो गया ना। यानी इस 1950 से जितने भी व्यक्ति लोग आए होंगे 1970 के बाद तो उनकी संख्या घटती गई होगी। अच्छा, ये बताइए वो 1950 वाला जो व्यक्ति है वो कितने दिन जिएगा? उसकी भी तो उम्र कुछ रही होगी। आप ये बताइए 70 साल जी कौन रहा है आज के समय में?
आज के समय 70 साल कौन जीता है? ठीक है। और ऐसा थोड़ा है कि जब वो सब छोड़ के जा रहे थे तो 1950 में सब लोग पैदा हो गए होंगे, ऐसा तो था भी नहीं। कितने थे ही सब वो सब। ठीक है। तो ये जो है, तो जो आंग्ल समुदाय के लोग थे, जब 2020 के करीब डाटा आया तो लोग लगभग 96 लोग थे। ठीक है। इसीलिए सरकार ने इसको हटा दिया। और देखिए, हटाने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि इसके में एक और आर्टिकल है, वो लिखा है कि राज्यों की, सॉरी कहाँ गया वो, देखिए 334 में है कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। ठीक है। अब ये विशेष प्रतिनिधित्व जो है, ये जो है ये इन्हीं के लिए है। ठीक है। इसीलिए जो है इनका हटा दिया गया। आरक्षण को देखिए, आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है। मोदी जी भी आए हैं, मोदी जी आए तो हर बढ़ा ही रहे हर 10 साल के लिए। ठीक है। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 2020 में बढ़ गया। ठीक है। तो ये आरक्षण कोई समाप्त, देखिए हमारे यहाँ तो जो चुनाव होता है वो तो ये तो सबसे बड़ा कार्य है। जिस दिन ये न रहे, हटा दिया जाए। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग समझ नहीं पाते हैं, बार बार लोकसभा में जो आरक्षण की बात होती है, ये इन सीटों के आरक्षण की बात होती है। जो आरक्षण की बात होती है कि सरकार बढ़ा रही है हर 10 साल के लिए, वो आपके आरक्षण की बात थोड़ी करता है। वो इस सीटों के आरक्षण की बात करता है कि सरकार ने 10 साल के लिए फिर आरक्षण बढ़ा दिया। वो सीटों के लिए बढ़ाया जाता है। आपको जो आरक्षण मिलता है, अभी कभी सरकार चाहे तो घटा दे, कभी चाहे तो बढ़ा दे, जो आपको आरक्षण मिलता है वो अलग है। पर्टिकुलरली जो आप नौकरी के लिए ले रहे हैं आरक्षण, या किसी और चीज के जो आरक्षण ले रहे हैं, वो अलग है। यहाँ पे जो हर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है वो अलग है, वो सीटों के लिए है कि वो सीटें उसी तरह निर्धारित रहेंगी। 2026 के बाद जब जनसंख्या बढ़ेगी तो 84 हो सकता है कि 100 हो जाए, 47 हो सकता है कि 60 हो जाए, क्योंकि उनकी भी तो जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है। तो ये कहता है आपका आर्टिकल कि 331 कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है। 331 के तहत होगा। अब आर्टिकल 332 देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। आर्टिकल 332, इसमें कहा गया कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 330 क्या कह रहा था? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। ये 330 कह रहा है लोकसभा के लिए। ध्यान दीजिए, खोपड़िया में बैठाइए, किसके लिए कह रहा है वो? ये लोकसभा के लिए कह रहा है। बार बार कह रहे हैं, ये देखिए लोकसभा के लिए कह रहा है। आई हरिया जो 333 कह रहा है, सॉरी जो 332, ये ना, हाँ 332 जो कह रहा है, ये कह रहा है राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। ये विधानसभाओं के लिए है। ठीक है। यहां पे ध्यान रखिए। अब देखिए यहां पे कितनी सीटें होंगी। अब देखिए, जो राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उस अनुपात में उनको उनके सीटों का आवंटन कर दिया जाएगा। ठीक है। आप जनगणना एक खैर लोग 2011 के आधार पर ले रहे हैं अभी। ठीक है। और उसपे भी 2011 की जनगणना जो आई है उसपे भी सीटों का आवंटन भी हुआ नहीं है। ठीक है। अभी उसपे सीटों का आवंटन नहीं हुआ है, ये होगा 2026 के बाद ही। और उसमें भी 2021 की पिछली जनगणना नहीं हुई, अभी 2024 आगे जनगणना हुई ही नहीं। सरकार पता नहीं क्या कर रही है। ये क्वेश्चन ही भी पुलिस में पूछा था कि 2000 जो जनगणना हुई थी वो कितने चरणों में हुई थी? 2। ये जो लास्ट वाला था ना, ये लास्ट वाला शिफ्ट था जो यूपी पुलिस का जो 18 का लास्ट था, उसी में पूछा था। खैर यूपी पुलिस का तो काम खत्म हो गया। सर देखिए, जब जिस दिन ये आया था हम आप लोगों को बताए थे कि सरकार देखिए कि कोई ना कोई गेम करेगी। हम बोले थे कि नहीं क्लास में कि सरकार या तो इसे कोर्ट में अटकाए, ठीक है, या तो कहीं ना कहीं नकल कराए, या तो आयोग क्वेश्चन गलत डाले। हो गया, पेपर रद्द हो गया। कभी कभी तो आता मन करता है कि उस वीडियो को निकाल लें थोड़ा सा। ठीक है। क्या करते हैं ये लोग बताइए कि इतने अच्छा अब देखिएगा, पेट वाला हालत करेगा जैसे ट्रेन में सब पवन एक्सप्रेस में लटक के आए थे सब ना, वही हालत होगी। पेपर तगड़ा तो ये पेपर हुआ था तो कैंसिल आर वाला नहीं, अब कैंसिल नहीं हुआ अभी ना वो, उस पर आयोग भी मांग कर रहा है।
अच्छा। अभी वो कैंसिल नहीं, उस पर आयोग मांग कर रहा है, आयोग मांग रहा है कि नहीं अपने सबूत दिखाइए। हमको ये नहीं समझता है, आप सबूत मांगते हैं, कैसे सबूत देख? किस चीज के लिए सबूत मांगते हैं? जो चीजें ऑनलाइन हर एक चीज पे आ गया, आप उसके सबूत मांगते, आप देख रहे खुद आंखों से। हाँ, ये सब जानबूझ के करवाते हैं, सब ये सब जानबूझ के करवाते हैं। जब तक बचा हुआ सब उतरे ना रोड पे, हल्ला ना मचाए, 2-4 ठे 10 ठो पे केस ना हो, सब केस लिखा ना जाए, तब तक ये मानेंगे थोड़ा सा। 2-4-10 पे केस हो जाता है, ये सब प्रूफ थोड़ा मोड़ा पा जाते हैं। नहीं तो वही हाल होगा जैसे रेलवे का हुआ था, घर में घुस के मारे थे लोग इलाहाबाद में, सस्पेंड हुए 10 लोग, सस्पेंड हो गए ना। इसी तरह है, आप लोग अपने मन का करेंगे तो क्या होगा। यूपी पुलिस का देखिए एग्जाम, अब हमको देख पता नहीं, हमको लगता है चुनाव बाद ही होगा। 6 महीने बोले हैं सब। ठीक है, वो 6 महीने कहने के लिए है, जैसे ही चुनाव बीत जाएगा अटका के रखेंगे, बिता देंगे दिसंबर। लोग लगे हैं एसआई के वैकेंसी में, ठीक है, तब तक 5000 पोस्ट से 6000 सॉरी 55 पोस्ट आ जाएगा। अरे एक एसआई को लगभग 7-8 पुलिस वाले रहते हैं, ठीक है। तो जो 8 है, 8×5=40, लगभग 5500 पोस्ट आएगा, ठीक है। अब एसआई के लिए कर देंगे, अब उसके लिए फिर पैसा होगा। जब उसके हमको लगता है इसी समय ला दें सब, आने वाला है ये चुनाव है ना। ये भर्ती नहीं फंसा होता तो साथ ही मतलब दे दिए होते वो लोग। देखिए पता नहीं, देखिए कोई फिक्स सरकार का थोड़ा रहता है, सरकार को जैसे पैसा था, हम उस दिन क्या मल्टीप्लाई किए थे ना वहां पे जब बोर्ड था, 2 अरब रुपए, 2 अरब का मतलब सोचिए कितना इंटरेस्ट आएगा, धड़ाक से स्टॉक मार्केट ऊपर उठेगा पैसे लेके, ठीक है। तो 332 हो गया। 332 जो है राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण की बात कर रहा है, ठीक। आर्टिकल 333 कहता है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व यहां पे 2 था, यहां पे 2 था, यहां पे 1 है, ठीक है। यहां पे 2 था और यहां पे 1 है। विधानसभा में आप 1 कर सकते हैं, लोकसभा में आप 2 कर सकते हैं। जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि अगर कोई आंग्ल समुदाय का व्यक्ति अगर चुन के आ जाता है तब ये व्यक्ति मनोनीत नहीं होगा। ये हम चीज बताए थे आप लोगों को कि अगर कोई भी व्यक्ति आंग्ल समुदाय से 2 लोग चुन के आ जाते हैं फिर ये मनोनीत नहीं होगा, ये बताए थे हम। तो लोकसभा में 2 थे और राज्य की विधानसभाओं में सभी विधानसभाओं के लिए 1 था, जैसे किसी भी राज्य में हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका 333 है। 334 कहता है कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न होना, यानी ये जो आरक्षण दिया गया है, जो सीटें एससी के लिए और एसटी के लिए जो 84 और 47 सीटें दी गई हैं, और ये जो आंग्ल समुदाय के लिए जो दिया गया है, ठीक है, ये 70 वर्ष के पश्चात नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 2020 में मोदी जी फिर बढ़ा दिए, ठीक है, 2020 में बढ़ा के हो गया 2030 तक, ठीक है। यहां पे तो ये कह रहा है कि 334 में के स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न होना, ठीक है। अब वो अब नहीं होगा, ये तो अलग बात है। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम प्रधानमंत्री का चुनाव जीतेंगे कैसे? हमको पीएम का चुनाव भी तो जीतना है, ठीक है। आखिर लोग कहते हैं कि सरकार 5 किलो राशन दे रही है, ये ऊपर दिख रहा है, सही ना, क्लीन दिख रहा है, ठीक है। सरकार 5 किलो राशन दे रही है, सरकार उधर चिल्ला भी रही कि प्रति व्यक्ति आय भारत बहुत ज्यादा कमा रहा है। कल के आइसक्रीम का फायदा हो रहा है। कल शादी में चले गए थे रात को, कल व्रत थे हम, एक नहीं 7-8 कटोरी हम आइसक्रीम खा के उठा के। रात को तो हमको ये डर लग रहा था कि हम कहीं बीमार ना हो जाए। हाँ वो होता है, रात को बहुत दिक्कत होता है शाम को। लेकिन हमारे वहां से 2 बजे तक, मतलब 2 बजे तक इसी को चलाते रहे और थोड़ा सा पानी वगैरह पीते रहे। हम 2 बजे तक जाके तब जाके फिर सोए, तो ऐसा लगा कि अब नहीं बीमार होंगे। लेकिन फिर शाम को धीरे धीरे डैमेज होने लगे हैं, तो ये धीरे धीरे खांसी में आने लगा है। कल सुबह तक फिर इसका कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। शाम को ही चलेंगे, कुछ बनेगा आज कुछ बन जाएगा, खा लेंगे, सही हो जाएगा। गर्म पानी, ठीक है। तो ये जो है 334 से कहता है कि स्थानों के आरक्षण, देखिए इसका कोई विशेष औचित्य है नहीं,
ठीक है। लेकिन जो चीजें पहले से पॉलिटी में या आर्टिकल वाइज दी गई हैं वो पूछ देता है, ये निश्चित हो चाहे ना हो वो पूछ देगा, ठीक है। उसका काम ही ये सब है। वो तो चाहता है कि आप कहीं ना कहीं फंसे। कहीं कभी दिया था ना वो, अब धारा 370 जो है, आर्टिकल 370 है, उसके कुछ बंद हटे हैं, ऐसा थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछना बंद कर देगा। 35 से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा वो कि 35 से क्या था, ठीक है। तो जो 334 है ये कहता है कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न होना, ये नहीं हुआ है। इसको बढ़ा के मोदी जी ने, ये अपने आप लगता है कि ये मेरे शर्ट से टच होकर हो जा रहा है ये जो है 2020 से बढ़ा के मोदी जी ने 2030 कर दिया, ठीक है। जबकि 70 वर्ष के लिए था, खैर 1950 से लेके 2020 तक ही था वो, लेकिन उसको बढ़ा के मोदी जी ने 80 वर्ष कर दिया, ठीक है। उसमें संशोधन करना पड़ा, ठीक। 34वां हो गया ना। 35वां है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के दावे। आपको आर्टिकल 16 पढ़ते हैं? आर्टिकल 16 क्या है? 16 हाँ, जन्म स्थान 15 लोक नियोजन अवसर की समानता, ठीक है। नौकरी के लिए मांगा जाता है। आपका जो मेन आरक्षण यही से है, उसके लिए बंद यहां किया गया है। जैसे क्या होता था, आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि जब कभी भी एक जनरल का व्यक्ति है और एक एससी का है, बताए थे चीज, ठीक है। अगर इनको पदोन्नति करना है, इनके पद को ऊपर उठाना है या इनको बढ़ाना है, ऊपर लेके जाना है, तो ये बंदा अगर जनरल वाला, सॉरी, ये अगर 2018 में भर्ती हुआ, ठीक, यूपीपी में हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ, ठीक, ये बंदा 2018 में इसी के साथ यूपीपी में हुआ, ठीक है। 2018 में ये भी यूपीपी में उसी समय हुआ, ये भी हुआ, ठीक। इसको 2020 में ही पदोन्नति करके भेज दिया गया। इसको इसको 2024 चल रहा है, यहां तक इसको पदोन्नति नहीं मिली है, ठीक है। इसी को लेकर लोग बवाल करते रहते हैं इसमें ना, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है जो ये 2018 में हुआ था, अब जो 2018 में वैकेंसी इसके लिए आई होगी एसआई की, ठीक है, इसके एसआई वाले पोस्ट पे यहाँ साइड से, अब इसके एसआई वाले पोस्ट पे, ठीक है, 2018 में जो एसआई का पोस्ट आया, एसआई वाले में इस एससी वाला का जो व्यक्ति है, ये जो एससी वाला जो ब्लैक कलर नहीं हुआ क्या अभी, ये जो हमको सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा लगता है, चलाते ये जो एससी वाला व्यक्ति है इसकी सीट खाली रह गई, नहीं पूरा भर पाई। अब तो खैर भर जाती है, नहीं भर पाई। ये उस समय के प्रावधान, उस समय के देखते हुए, जैसे कोई भी चीजें जो आज हम कर रहे हैं, ठीक है, जो हम आज कर रहे हैं, ठीक, आज जो हम कर रहे हैं, जैसे हम पहले आए व्हाइट बोर्ड पे, सबसे पहले हम अपने यूट्यूब पे आए, जैसे छोटा सा बोर्ड था, फिर कोचिंग में आए, फिर यहाँ पहुंचे, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सटेंड होता जा रहा है ना, ठीक। तो उस समय इस चीज को इसलिए लाया गया था कि जो पोस्ट है, अगर इनका उस समय तो कोई इतना पढ़ता नहीं था, आज में सभी लोग पढ़ाई में जोड़ दे दिए हैं, तो अब ये पोस्ट खाली नहीं रहता, अब पोस्ट फिलअप हो जाता है। लेकिन उस समय के आधार पर ये पोस्ट फिलअप नहीं हो पाता था एससी का, तो ये जो 2018 भर्ती होता था, अगर कोई वैकेंसी आती थी या वैकेंसियां जो खाली रहती थी, तो ये अगर थोड़ा सा भी तेज रहता था तो इसको 2020 में ही उठा के इसको भर दिया जाता था, इस पोस्ट को, ठीक है, इसका जो खाली था। अब इनके लिए तो कोई पोस्ट खाली नहीं था। अब इनको ये बात बुरा लग गई कि हमसे हमारा साथ ही हुआ। कभी कभी तो ऐसा हुआ था कि मान के चलिए कि 2020 में कोई वैकेंसी आई है, ठीक है, 2020 में कोई वैकेंसी आई और ये बंदा 2018 का है जनरल वाला, और ये 2022 में ही पदोन्नति हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था। अब ये आज तक अटका ही है, 6 साल नौकरी किया, ठीक है, इसलिए लोग करते थे। लेकिन खैर देखिए, हर एक चीज के लिए कोई ना कोई किसी को शौक थोड़ा लगा था। संविधान निर्मात्री में सभी लोग थे, कोई सिंगल व्यक्ति थोड़ा था कोई, ठीक है। जो संविधान निर्मात्री थे मच्छर लग गया है, जो संविधान निर्मात्री थे वो सिंगल थोड़ा थे। जिस चीज को हम बताए तो अम्बेडकर जी जिस चीज के लिए चाहते थे, जिनको बाहर बैठाया गया उतने कुछ बंद करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम जो है इस सेवाओं में
इनके लिए आरक्षण का प्रावधान हम करेंगे और ये दावे अपने कर सकते हैं। खैर आरक्षण का जो क्लास होता है, अगर सही से आरक्षण को बताया जाए, एक दिन में 2.5 से 3 घंटा क्लास करेंगे, 2 दिन लग जाएगा बैठ के कैसे क्यों आरक्षण की जरूरत पड़ी, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे कैसे बढ़ता गया, आज कहां तक सरकार पहुंची है, इन सभी का प्रावधान करना है, वो सब बताएंगे तब होगा। ठीक है, इनका आरक्षण हो गया। फिर 336 का रहा है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। आप सोचिए कि इसको तो पूरा समाप्त कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है इन सबों का, ये यही से हटाते जा रहे हैं सब, वहां से हटते आ रहे हैं। जितना भी आंग्ल समुदाय से संबंधित चीजें हैं, ठीक है, जितने भी आंग्ल समुदाय से संबंधित चीजें उन सबको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं इन सबों का, है ही नहीं तो करेंगे क्या सब। आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध, इन्हीं के लिए सब उपबंध है। हमारे यहाँ इतने विकलांग वगैरह सब है, इतने सब उनके लिए कोई उपबंध नहीं है, उनके लिए कोई उपबंध लाइए, उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी ले, इन सबों के लिए देख रहे शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध करेंगे, पता नहीं कौन सा उपबंध करेंगे। जो लोग विदेश के वो विदेश के ही रहेंगे, यहाँ पे थोड़ा होंगे। ठीक है, तो 337 जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध का काम करता है। ठीक, यहां तक हम पढ़ा रहे हैं। अभी देखिए, ये देखिए 338 का 39, 40, 41, 42, ये सब आयोग की बात हो रही है, ये इसकी चर्चा कल होगी। आप जो 330 से 37 तक पढ़े हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका सिर्फ लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक, 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये दो, बाकी आंग्ल समुदाय से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक तो ये कर लीजिएगा, ये वाला सेवाओं और पदों के लिए आरक्षण। ठीक, अब देखिए हमारे यहाँ 2023 से पहले टोटल 106 संविधान संशोधन, 105 संविधान संशोधन हुए थे। ठीक है, 2023 से पहले हमारे यहाँ 105 थे। ठीक, 2023 में 106वां संविधान संशोधन कर दिया गया। ठीक है, और ये संविधान संशोधन जैसे अभी आरक्षण था ना लोकसभा में SC/ST के लिए। ठीक, स्मृति ईरानी का नाम सुने, स्मृति ईरानी का? स्मृति ईरानी हमारे देश की एक ऐसी महिला मंत्री है जो महिला बाल विकास मंत्री है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि महिला बाल विकास कैसे होता है। नहीं, 100 में बोलती है कि मैं अभी धरने पे बैठ जाऊं तो हाँ, अभी तो नया वीडियो वायरल हो रहा है इनका, तो पीछे से लड़का कर जब बैठ जाइए तो सही बात है, आप बैठ जाइए, अगर आपको इतना ही शौक है तो बैठ जाइए, बैठ के देख लीजिए। बात इसकी नहीं कि आप जिस अमेठी से आप सांसद हैं, वहां कोई भी हो, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, ठीक है। मेरे तबीयत में थोड़ा गहराई आती जा रही है मेरी आवाज भारी होती जा रही है, 1.5 घंटा। ठीक है। उनको जाना चाहिए, मोदी जी को छोड़िए। 2023 से पहले हमारे संविधान में संशोधन टोटल 105 थे। 2023 से पहले, 2023 के बाद संशोधन हो गया 106। 106 में ये कहा गया जैसे इनके लिए आरक्षण है, ठीक, विधानसभा में आरक्षण है, ठीक, इसी तरह डायरेक्टली कह दिया गया है अधिनियम बना के कि लोकसभा, ठीक, विधानसभा, ठीक, इसमें टोटल सीट का 1/3 भाग महिलाएं होंगी, ठीक है। ये महिलाएं होनी ही चाहिए। टोटल सीट का आप सोचिए 545 बटे 1/3, 3 एकम 3, 3 बटे 24, 3 एकम, सोचिए 180 महिलाएं होनी चाहिए। 545 में से 180 निकालिए तो 5, 14 में से आ गया 6, यहाँ 4 में से गया 3, 365 पुरुष रहेंगे, 180 महिलाएं रहेंगे। जबकि हम तो पार्टिसिपेंट बराबर करते हैं, तो कहा 180 है, सब 181 है। यानी अब इतना ध्यान रखिए कि जब कभी भी 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, ठीक है, लोकसभा का चुनाव 2023 में आया है, नहीं ये संशोधन हुआ 2023 में। इससे पहले आप महिलाओं को दीजिए नहीं दीजिए कोई मतलब नहीं है। वही तो कह रहे हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय
स्मृति ईरानी जी हैं, उनको पता ही नहीं कि महिला का विकास कैसे होगा। ठीक है, तो एक बार तुमको शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया था, कोई पूछ दे कि मैंने कहाँ तक पढ़ी है, तो बोल दे, कोई उसमें बिचौन कोई बोल दे रहा है कि नहीं 12th फेल है। हम जैसे आप अपने राजनीतिक करियर में वहां से उठ के आइए जहां पे आप कभी स्टेजों पर रहती थी, वहां से डायरेक्ट उठ के यहाँ आएंगे आप। ठीक है, तो आप अपने राजनीतिक करियर में आप उस तरीके से आएंगे वहां से, जैसे रवि किशन उठा के आए। रवि किशन एक बार संसद में बोल रहे थे, हमारे मोदी जी पसीने से नहाते हैं। संसद की बात है, आप जाकर लोकसभा में टीवी देख लीजिए, वो संसद में बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारे मोदी जी पसीने से नहाते हैं, इसलिए इतिहास रचते हैं। सोचिए, मोदी जी पसीने से नहाते हैं, हमारे देश के किसान बकलोल हैं सब। अभी दिल्ली में नहीं खाना खा रहे थे, बाहर खड़े थे। हाँ, हमारे देश के किसान बकलोल हैं सब, वो सब तो कहाँ मरते हैं पसीने में। हाँ, उनके लिए बॉर्डर में मारा कील ठोक के लगा के रखे एकदम। हाँ, अन्न उगा के वो सब देते हैं, आप उनसे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है तो बिल ला दे रहे हैं। आपने जिस दिन 2021 के लास्ट में आपने ये कहा कि हमने जो किसानों के लिए बिल लाया था हम उनके फायदे के लिए लाए थे, लेकिन हम किसानों को उस बिल के बारे में अच्छे समझा नहीं पाए। आप किस दिन समझाने आए थे, हमको बता दीजिए। तो कहीं आए थे समझाने कि नहीं किसान भाई आइए हमको इधर आइए हम समझा देते हैं? कहीं आए थे समझाने? नहीं, समझाने कबो ना आए। और क्यों किए थे? टोटल सब राजनीति था। 2022 का विधानसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश का, टोटल राजनीति थी, इसलिए वापस ले लिए। और उसी जिस चीज के लिए वापस लिए, जयंत चौधरी, उनके दादाजी को अभी मिला है ना, ये भारत रत्न मिला है, चौधरी चरण सिंह उनके दादाजी हैं, उनको मिला है। वो इतने विरोध कर रहे थे उस समय, और आज इतने किसान विरोध में है वहां पे, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे, वहां पे टिके आके सब। आज जयंत चौधरी एक बार भी अपना बयान नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही लोग राजनीति में, कि ऐसे लोगों की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इनको मार के भगा देना चाहिए, निकल जाइए बाहर यहाँ से। लेकिन कुछ लोग हैं कहेंगे कैसे रहेंगे जब इनको अपने खुद का प्रतिनिधित्व करने नहीं आ रहा है। क्यों? सोचिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको जैसे ही भारत रत्न दिया गया तुरंत नीतीश कुमार ने पाला पलट के तुरंत सरकार बदल दी है। सोचिए, तो ये तो पहली भारत में जब 1954 से भारत रत्न का शुरुआत हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ राजनीतिक भारत रत्न दिया गया है, राजनीतिक भारत रत्न दिया गया है, ये पहली बार हुआ है। ठीक, तो ये जो 2023 है, 2023 के बाद जितने भी चुनाव होंगे, आप सोचिए, विधानसभा का चुनाव हुआ अभी फिलहाल, राजस्थान में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, जहां जहां पे विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां के सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं की होंगी। जैसे अब 2022 में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, अब इसमें महिलाएं कितनी प्रतिशत की कितनी नहीं की अलग बात है। ठीक है, लेकिन 2023 के बाद जितने भी विधानसभा के चुनाव होंगे, अब लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा, अब 2024 में 181 महिलाएं चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी। ठीक है, ये 181 महिलाएं चुनाव लड़ेंगी नहीं, बैठेंगी। लड़ने के लिए तो बहुत लड़ती हैं, इतना लोग बैठेंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये किसी आर्टिकल में नहीं है, ये संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट है। ठीक है, 126 संविधान संशोधन के तहत 2023 में यह हुआ कि भारत के विधानसभा में, भारत की जितनी विधानसभा है सब में, और लोकसभा में, सिर्फ याद रखिए लोकसभा और विधानसभा है, विधान परिषद से कोई मतलब नहीं है। ठीक, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, लोकसभा और विधानसभा में। ठीक, टोटल सीट का 1/3 सीट 15 वर्षों के लिए, यानी 2023 से 2000 कितना हो गया, 38 हो गया, 2038 तक कम से कम 1/3 महिलाएं उस विधानसभा में बैठेंगी, उस लोकसभा सीट में बैठेंगी। ठीक है, तो ये जो आरक्षण संबंधित चीजें थी, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी ये चीजें यहां से 337-38 से जो अनुसूचित जनजाति आयोग वगैरह है, इसको कल बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ये क्या है कि गर्दन थोड़ा सा बैठ रहा है।